नमस्कार, टीवी 27 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। महाराष्ट्र में नामांकन का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी ये साफ नहीं हो पाया है कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कुल कितनी सीटों पर लड़ रही है। खुद इन पार्टियों ने ही अपने उम्मीदवारों की संख्या का ऐलान नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 100 सीटों से ऊपर यानी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और महायुति में बीजेपी के खाते में करीब 150 सीटें आई हैं। इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि महायुति से शिवसेना और महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए सीएम पद पर दावा ठोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही शिवसेना अपने अपने गठबंधन में कम सीटों पर लड़ रही हैं। इस तरह कई दौर की बातचीत के बाद भी कुछ सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। महायुति में 5 सीटों पर सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में करीब 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट दिख रही है। इसके अलावा नामांकन के आखिरी क्षणों में जिस तरह पूर्व मंत्री नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया गया, उसे लेकर अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी के बीच सार्वजनिक बयानबाजी हो रही है। नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने का आरोप है, इसलिए बीजेपी ने अजीत पवार को उन्हें टिकट देने से मना किया था। अब बीजेपी ने कहा है कि वो नवाब के लिए प्रचार नहीं करेगी। गठबंधन की किचकिच के अलावा कुछ सीटों पर दिग्गज नेताओं समेत 150 बागी चुनावी मैदान में हैं। कुल मिलाकर अब नाम वापसी का भी इंतजार है, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन आखिरी दौर तक मचे घमासान से ये जरूर लग रहा है कि गठबंधन में कितनी गांठें हैं और क्या ये गठबंधन चुनावी नतीजों के बाद भी इतने ही मजबूत रहेंगे। तो महाराष्ट्र का चुनाव बेहद रोचक, नामांकन की तिथि खत्म हो चुकी कल, और उसके बाद भी अभी पेच फंसे हुए हैं। चाहे महायुति की बात करें और चाहे महाविकास आघाड़ी की बात करें, दोनों ही गठबंधनों में अभी सीटों के पेच फंसे हुए हैं और ये माना जाए कि अभी लगभग 15 सीटें दोनों गठबंधनों में ऐसी हैं जहां पर अभी ये तय नहीं हो पाया है कि वहां किन दलों के प्रत्याशी फाइट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। खास तौर पर नवाब मलिक की प्रत्याशिता ने एक बार महायुति में हलचल मचा दी है। बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेताओं ने यह कहा है कि नवाब मलिक की प्रत्याशिता ठीक नहीं है और उनके लिए बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। ये एक बड़ी बात है। महायुति के एकता पर जो सवाल खड़े होते रहे हैं, विपक्षी जो सवाल खड़े करते रहे, उन सवालों को कहीं ना कहीं दम, कहीं ना कहीं बल मिलता दिख रहा है। तो लगातार हम लोग महाराष्ट्र चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, दोनों गठबंधनों पर चर्चा कर रहे हैं और नवाब मलिक की प्रत्याशिता पर चर्चा कर रहे हैं। चूंकि नामांकन की तिथि कल खत्म हो चुकी है, इसलिए बागियों पर चर्चा कर रहे हैं। 150 बागी महायुति और महाविकास आघाड़ी, अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक 150 से ज्यादा बागी दोनों ही गठबंधनों में देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनमें से पंकज पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा भानु मिश्रा मुंबई से ही हैं। भानु मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई में एक लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज जी और भानु जी, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो भानु मिश्रा जी से सवाल ले लेता हूं। भानु मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है भानु मिश्रा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फिलहाल तकनीकी कारणों से हमारा खास मेहमानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव बेहद रोचक
लोकसभा चुनाव से कंपैरिजन करें तो 167 विधानसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिली थी और 127 सीटों में महायुति आगे रही थी। तो इसलिए महायुति के लिए अगर लोकसभा चुनाव से कंपैरिजन करते हैं तो अभी चुनौतियां काफ़ी बड़ी दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भी काफ़ी ताकत मिली, काफ़ी दम मिली और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। बीजेपी 23 लोकसभा सीटों से सीधे 9 सीटों पर आ गई। तो ये एक बड़ा झटका जिसका असर इस विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से हारी बाजी बीजेपी जीती है उससे उसके हौसले बुलंद हैं और बीजेपी का कहना है कि वो हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र की बाजी भी जीतेंगे। और इस संबंध में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वो भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में, अनिल गोयल जी। अनिल गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आलोक जी। अनिल गोयल जी, हरियाणा में जो आपके हौसले बुलंद हैं उसका असर निश्चित रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा और निश्चित तौर पर हौसले बुलंद नहीं है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक अपनी तैयारी रखती है, सरकार अपनी तरफ से देश की सेवा की बात करती है। हम कभी भी चुनावी मूड में हमारा संगठन रहता है, सरकार का मूड हमेशा ही देश की सेवा होती है, महाराष्ट्र की सेवा है, हरियाणा की सेवा है, लोगों की सेवा करने का हमारा अधिकार। हम निश्चित तौर पर सबका साथ, सभी 36 राज्यों का साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। हम सीधी बात है कि सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हर समाज का वोट मिलता है। लोग अपने वोटों की राजनीति के लिए जो अल्पसंख्यकों को हथियार बनाते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं। हर सूरत में हमको अल्पसंख्यक का वोट मिलना चाहिए, चाहे देश किसी गर्त में चला जाए, चाहे महाराष्ट्र का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। तो इससे नहीं, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमको पूरे सबको सब साथ लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर सब लोग हमारे साथ लगते हैं, तो इसका लाभ हमें मिलेगा। और हमारी पॉलिसी भी इस बात की है कि महाराष्ट्र का कैसे विकास हो, वहां पर आतंकवाद कैसे खत्म हो, वहां पर माफियावाद कैसे खत्म हो, और उन सब पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार किसी परिवार विशेष को बचाने के लिए नहीं लगी हुई। हमारी सरकार किसी परिवार विशेष के भ्रष्टाचार को बचाने में नहीं लगी। हमारी सरकार तो निश्चित तौर पर सबको लेकर के साथ लेकर चल रही है। और हमारे यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कह सकता हूँ कि एक तरफ वो पार्टी है जिसको ये नहीं पता कि हमारा अगला अध्यक्ष कौन होगा, हमारा अगला सीएम कौन होगा। दूसरा वो पार्टी है जो पारिवारिक पार्टियां हैं। अगर अनिल जी, आपके यहाँ तय है कि एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, मैं कह सकता हूँ हमारे यहाँ अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं है, अगला पार्टी अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं है। हमारे तय सिर्फ एक ही है कि पार्टी संगठन में जनता जो आदेश देगी उस आदेश का हम पालना करेंगे। लेकिन जिस तरीके से शरद यादव जी की पार्टी का मुखिया शरद यादव जी की परिवार से रहेगा, आप जो दूसरे शिवसेना उद्धव ठाकरे चुनेंगे उद्धव ठाकरे के परिवार से ही रहेगा, कांग्रेस का मुखिया कांग्रेस के परिवार से ही रहेगा, समाजवादी पार्टी मुखिया समाजवादी परिवार से ही रहेगा। ये लोग अपने परिवारों को पाल पोस रहे हैं, इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, ना ही महाराष्ट्र की जनता से मतलब है, ना हरियाणा की जनता से मतलब है, ना देश की जनता से मतलब है। इनको सिर्फ अपने परिवार पालने हैं, परिवारों को बचाना है, परिवारों को भ्रष्टाचार को बचाना है। एक तरफ वो पार्टी है और एक तरफ वो पार्टी है जिसमें एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। जी ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी भी जुड़ गए। अमित तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अमित तिवारी जी, अनिल जी को आपने सुना ही है, नेताओं में आपसी तालमेल ना होना, नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस, गठबंधन धर्म का निर्वाह न करना, ये सारी गलतियां कांग्रेस ने हरियाणा में भी की थी और उसका खामियाजा क्या हुआ वो देख लिया था, और वही सारी गलतियां यहां पर भी देखने को मिल रही हैं। देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से ये विधानसभा का चुनाव अगर हम लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें, भी विगत 6 महीना ही हुआ है,
और भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंची थी। हम इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से मराठी अस्मिता को तार तार करके जो महाराष्ट्र का सारा व्यवसाय गुजरात में शिफ्ट किया गया, चाहे वो कल कारखानों की बात रही हो, चाहे वो रोजगार सृजन की बात रही हो, सब कुछ उठा करके जो गुजरात में आना, जो महाराष्ट्र में था, वो सब गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, अरे भाई महाराष्ट्र में सरकार भ्रष्टाचार का द्योतक बन चुकी है, मराठी अस्मिता का प्रतीक चिन्ह रहे और भारत के गौरव रहे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा लगाने से लेकर के ऊपर टेंडर तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें बंदर बांट करके मलाई न खाई गई। सबको फ्री हैंड कर दिया गया था कि पार्टियों को कैसे नैतिक रूप से तोड़ना है, संविधान को कैसे तार तार करना है, लोगों के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। आप बात कर रहे थे कि हम परिवार को नहीं बचाते। अरे भाई, जब पिछली बार आप विधानसभा चुनाव में आपके प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने कहा था अजीत दादा सत्ता में जब हम आएंगे तो आप चक्की पीसिंग और पीसिंग, और अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वो दूध के दूल्हे हो गए। दूसरी बात यह है आलोक जी, आप एक बार गौर करेंगे, ये भी कहेंगे कि हमारी जांच जारी है। इनको बताएं कि 3 ऐसी सीबीआई की जांच और एक ईडी की ऐसी जांच है। जब से अजीत पवार जी सत्ता के साथ आए हैं अपनी पार्टी तोड़ करके, उनकी पत्नी और उनके खिलाफ वो जांचों को क्लोज कर दिया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी इस बात को कहेंगे तब वो अनैतिक रूप से, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नैतिकता का तकाजा क्या है कि नहीं, उनके खिलाफ जांच जारी है, चाहे वो छगन भुजबल हो। अभी देखिए ना, जब बात भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन धर्म को लेकर के आती है तो जिस डी गैंग मतलब दाऊद गैंग की दिन रात आलोचना करने वाले देवेंद्र फडणवीस जी की गुजराती लॉबी ने जिस प्रकार से अवहेलना करके किसको सिंधे गुट से टिकट और अजीत गुट से टिकट दिया गया, दुनिया जानती कैसे जूतम पैजार मची हुई है, यार कोई जानता है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मराठी मानुष के अंदर जो असंतोष व्याप्त है, क्योंकि मराठा समाज सदैव उसने 1 to 1 की राजनीति की, कभी छल दंभ कपट की राजनीति नहीं की है। और इस गुजराती लॉबी ने, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने, एक राजनीति में जो नई परिभाषा तोड़ फरोड़ की गढ़ी है, उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में भी दिया था। आशा करते हैं कि हम जिस महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ रहे हैं उसका नेतृत्व सशक्त है। हाँ, छोटे छोटे कंसर्न्स जब 3-4 दल एक साथ लड़ रहे होते वो जरूर है, लेकिन अल्टीमेट हमारा उद्देश्य महाराष्ट्र को जिस प्रकार से गिरवी रख करके कुछ चंद उद्योगपतियों, गुजराती उद्योगपतियों के हाथों में जिस प्रकार से रखा गया उससे मुक्ति दिलाना है। कांग्रेस पार्टी उसके लिए आगे बढ़ रही है और गठबंधन धर्म का भी पालन कर। ठीक है। पंकज पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पंकज पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि मेरा संपर्क पंकज पांडे से नहीं हो पा रहा है। अनिल गोयल जी के पास चलते हैं। अनिल गोयल जी, नवाब मलिक की प्रत्याशिता को लेकर आपको पता ही है कि कितना हंगामा मचा हुआ है महायुति में, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेट्टार, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कोई नेता चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम या पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी ये कहा है कि वो उनके चुनाव प्रचार में, यानी कि नवाब मलिक के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। तो ऐसे कैसा, ये कौन सा गठबंधन है कि आपके नेता कहते हैं कि अजीत पवार की पार्टी का कोई प्रत्याशी है, उसके गठबंधन, उसके चुनाव में वो नहीं जाएंगे? आलोक जी, आप एक बार ध्यान रखिएगा कि जब हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को समर्थन दिया था तो गुण और दोष के आधार पर समर्थन दिया था। अच्छाई का हम समर्थन करेंगे और बुराई का हम बहिष्कार करेंगे। हम पिछले बुल्ले उस सरकार को बचाने के लिए हमने ये काम इससे पहले विश्वनाथ सिंह सरकार में भी करा। अगर मानो सपोज करो मलिक साहब, नवाब मलिक जी से हमारे विचार नहीं मिलते, हमारे संस्कार नहीं मिलते, हमारी पार्टी की रीति नीति नहीं मिलती, तो हम उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। इससे ज्यादा स्पष्टता कहाँ हो सकती है? जहाँ गठबंधन की सवाल है वहाँ गठबंधन धर्म भी निभाना है, लेकिन अपने जो हमारी लाइन है, जो हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है, हम उससे अलग होने की बात ही नहीं करें। हमारे विचार नहीं मिलते, हम नहीं करेंगे प्रचार। वो जीते हारे वो जाने, उनकी पार्टी जाने, हर पार्टी का अपना अपना
अंदर लोकतंत्र है, हर पार्टी के अपने 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 स्वतंत्र है। जो उनके हिस्से में सीट आई है, उन हिस्से में वो किसको सीट दे रहे, किसको सीट नहीं दे रहे, और उसमें कोई उम्मीदवार हमारे अनुसार नहीं है, हम उसका प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन गठबंधन धर्म निभाने के लिए वो हमने जो सीट उनको दी है, वो जिस मर्जी को चुनाव लड़ाएं, ये उनका अपना विषय है। तो सर मेरे भाई अभी जो कह रहे थे, देखो अब फूट डालने वाली बात है, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, अब गुजराती मराठी को लड़ाने की बात करें, गुजराती बनाम मराठी करें, पूरा हिंदुस्तान एक है। पूरा हिंदुस्तान में कोई भी फैक्ट्री कहीं लगती है, कहीं जाती है, कहीं आती है, कहीं के भी लोग कहीं भी जाकर के अपनी सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं, तो उन सब में ये कभी यूपी में बांटते हैं, कभी बिहार में बांटते हैं, कभी मराठ में बांटते हैं, कभी गुजरात में बांटते हैं। और ये लोग जो हैं कभी सनातन धर्म को गाली देने वालों का समर्थन करते हैं, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं उनका ही समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो अब ये क्या है कि इस कदर तक नीचे गिर चुके हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करनी है, और वोटों की राजनीति में चाहे किसी को भी गाली देनी पड़े। अब गुजरात में जाएंगे तो महाराष्ट्र वालों गाली देने लगेंगे, यूपी वालों गाली देने लगेंगे। अब जैसे इनके गठबंधन के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तो हैं वो शौचालय साफ करने वाले होते हैं। तो इनका क्या है कि इनको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, जनता को बरगलाना चाहिए। अभी अजीत पवार के बारे में कह रहे थे, चक्की पीसिंग, यानी अजीत पवार जब एनसीपी में थे उन्होंने भ्रष्टाचार करा। पहले आप ये तो स्वीकार करो कि आपने भ्रष्टाचारी के साथ में सरकार में शामिल थे, आप भ्रष्टाचारी के साथ थे। अगर अजीत पवार जब से बीजेपी में है कोई भ्रष्टाचार हो तो आप हमें बताओ। पिछले भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, जांच होगी और कानून अपना काम करेगा, लेकिन वो हमारे साथ आने के बाद में कोई भ्रष्टाचार कराओ तो आप बताओ। और हम दूसरी बात ये कि ये साबित होता है कि आप अगर अजीत पवार को भ्रष्टाचारी मानते हैं तो साबित होता है कि आपके राज्य में उन्होंने भ्रष्टाचार करा, आपके टाइम में भ्रष्टाचार करा और आपकी सरकार में भ्रष्टाचार करा। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए कैसे भ्रष्टाचारी को अनिल जी, अपने पास। अनिल जी ठीक है अनिल जी। पंकज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है पंकज जी को, अच्छा पंकज जी को अभी हमारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन अमित तिवारी जी आपको आपकी बात का जवाब मिल गया है कि अजीत पवार जी जब तक आप लोगों के साथ थे तब तक भ्रष्टाचारी थे, अब वो ठीक है। भानु मिश्रा जी भानु, अच्छा ठीक है अमित आपके पास आऊंगा। अच्छा 10 सेकंड में आपको जवाब देना चाहते हैं तो दे दीजिए उसके, क्योंकि भानु मिश्रा जी काफी देर से वेट कर रहे हैं हमारा। भानु ठीक है। अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति में की कि 24 करोड़ का टेंडर करा करके 24 लाख में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और 6 महीने के अंदर ही धराशायी हो गई। उस पर इनके मुंह कब खुलेंगे? ये कोई नैतिकता का तकाजा भारतीय जनता पार्टी का बचा भी है कि बस लद्दो लिबाब लेकर के बस राजनीति और सत्ता के अलावा कुछ भी बचा है? थोड़ा जवाब दें, स्पष्ट करें। ये भी ताजा घोटाला है, बहुत दिन नहीं हुए। ठीक है भानु मिश्रा जी। अनिल जी मैं जवाब देना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी करिएगा। भानु मिश्रा जी और पंकज पांडे जी हमारे साथ दो लोग हैं। अगर वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है तो आपने जांच एजेंसी के सामने अरे क्या बात करते हैं सर आप? जांच एजेंसी कौन सी? जांच सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सब कुछ आपका। अरे फिर भी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे भाई। सोनिया गांधी तो तकाजा रखो ना, कम से कम कुछ तो तकाजा रखो ना, आप कुछ तो तकाजा बना करके रखो। ये सब कब तक दोहराते रहोगे एजेंसी के पास? आपकी एजेंसी तो विपक्षी दलों के पास बिना पूछे पहुंचाती है। जमानत पर बाहर है सोनिया गांधी। जमानत से कौन नहीं बाहर है? भ्रष्टाचार के में जमानत पर बाहर है। ब्राह्मण की जमानत से नहीं बाहर थे क्या? उनको जमानत से लेनी पड़ी है क्या? के साथ में आपका प्रधानमंत्री जो है वो जमानत दे दिया उसने कभी? पेश करा कि ये भ्रष्टाचार इन्होंने इस देश में कानूनी व्यवस्था है, जमानत मिलने की प्रक्रिया है, हर कोई जमानत लेता है, जहाँ थोड़ी बंद होती है। हुआ ना। ठीक है अनिल जी ठीक है। इस मुद्दे पर अमित आपके पास आऊंगा, अनिल जी आपके पास भी आऊंगा। भानु मिश्रा जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? भानु मिश्रा जी? हाँ जी आ रही है। भानु मिश्रा जी, महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों की स्थितियां बहुत ठीक नहीं लग रही हैं। दरअसल दोनों में बागियों की संख्या भी आपने देख ही लिया कि कल नामांकन का अंतिम दिन था, उसके बाद भी बहुत सारे दलों में ये स्थिति बनी कि उनके अपनी पार्टी के तो बागी हैं ही, लेकिन जहाँ पर शिवसेना के हैं, शिवसेना के कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर दूसरे दलों के, या जहाँ पर एनसीपी के कैंडिडेट हैं वहाँ पर शिवसेना के कैंडिडेट भी उतर रहे हैं। बहुत सारी जगह ये परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि दोनों ही गठबंधनों के लिए चुनौतियाँ कम नहीं हैं।
देखिए आलोक जी, महाराष्ट्र की राजनीति समझने के लिए हमें ये जो गठबंधन धर्म की बात होती है इसे समझना होगा। लोग दल साथ लेकर के आते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन दल तो मिलाते हैं लेकिन दिल नहीं मिल पाता है। आप देखिएगा चुनाव के पहले से ही सीटों पे चर्चा, सीटों पे चर्चा, सीटों पे चर्चा बात हो रही है, लेकिन नामांकन का दिन खत्म होने के बाद भी कोई चर्चा पूरी नहीं हो पाई। ये चाहे महायुति की बात हो या महा विकास आघाड़ी की बात हो, जनता को ये क्या संदेश देने पता नहीं। ठीक है, स्वार्थ के लिए राजनीति में आके अपना गठबंधन कर लेते हैं, अलग बात है, लेकिन विचार कितना मिलता है वो तो जनता बताएगी अपने निर्णय से। गठबंधन करना अलग बात है, उसको नतीजों में बदलना अलग बात है। निश्चित रूप से कहीं पर हमको एक ऐसा देखने को मिला, ये लोग बोल रहे हैं कि फ्रेंडली हम फाइट करेंगे। अरे भाई, फाइट होती है, फ्रेंडली नहीं होती है, उसमें हार जीत होती है। ये तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे। दोनों साइड से, महायुति हो या महागाड़ी, आधा दर्जन से अधिक जगहों पर सब कैंडिडेट उतर गए हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। निश्चित रूप से दोनों गुटों में चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। अब इससे कैसे निपटते हैं ये तो बात की बात है, 23 तारीख को जब मतगणना होगी तब मालूम पड़ेगा। फिलहाल जनता में कुछ तो थोड़ा बहुत असमंजस बनेगा कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे जैसे माहौल चुनाव का ये दिन नजदीक आएगा लगभग क्लियर हो जाएगा, जनता अपना जनादेश दे देगी। जी ठीक है, ठीक है। अनिल जी, देवेंद्र, अनिल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आलोक जी, आ रही। नवाब मलिक मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के भी यही शब्द है कि 100% प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि चेहरा तो बीजेपी का ही लड़ रहा है ना महायुति में। बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा अगर महायुति में कोई है तो बीजेपी का ही चेहरा है। और बीजेपी अगर अपने सहयोगी दलों को कोई दागी उम्मीदवार उसको लड़ाने से रोक नहीं पा रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। आलोक जी, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते कि हमारे वहाँ के जो नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम उनके चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। मैं तो इनका जो गठबंधन के लोग जो है जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हैं, सनातन धर्म को मलेरिया कहते हैं, ये तो उनके साथ आज तक बने रहे हैं। ये इनके गठबंधन लोग जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने बात है, वो आज इनके गठबंधन के साथ नहीं है। इनके गठबंधन में अखिलेश यादव इनको एक भी सीट नहीं देता है, फिर भी इनके गठबंधन में शामिल है। ये अखिलेश यादव को एक भी सीट नहीं, तो भी गठबंधन में शामिल है। और हमने तो जो प्रत्याशी हमारे अनुकूल नहीं है, जिस प्रत्याशी हमारी विचारधारा नहीं मिल रही, हमने तो स्पष्ट कहा है। और दूसरी बात यह कि इस विषय पर बातचीत जो हाईकमान है अपने लेवल में बातचीत कर रहे हैं, तो अपने लेवल में जो भी फैसला होगा। लेकिन हम अगर एक सीट पर हमारे स्टाफ का प्रत्याशी नहीं है तो हम उसका प्रचार नहीं करेंगे। इससे ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। और जब हर पार्टी का अपना लोकतांत्रिक तरीका है, हर पार्टी को अपने कैंडिडेट तय करने हैं, उनको हमें सीट अलॉटमेंट करती है, उनको इलाके में यहाँ से तुम ये इस क्षेत्र से तुम्हारे कैंडिडेट लड़ेंगे, इस क्षेत्र से हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। अब बीजेपी किसी को भी चुनाव लड़ाती है तो उसके अंदर शिंदे गुट कुछ कहेगा, हम माने या ना माने, हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। अब वो अपनी पार्टी के आंतरिक मामले में हमारी बात माने ना माने उनका अपना विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर हमने अपना विरोध दर्शाना था, वो अपना विरोध स्पष्ट तौर से दिखा दिया है। और इसके अलावा भी जहां जहां जिस मंच पर जो बात कहनी होगी हम कहेंगे, लेकिन उसका ढोल नहीं पीटेंगे। ठीक है, और ठीक है। अनिल गोयल जी के मुताबिक नवाब मलिक के मुद्दे पर बीजेपी को जहां पर भी अपना विरोध जताना था वो अपना विरोध जता रही। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। नामांकन की तिथि कल खत्म हो गई है, उसके बाद दोनों ही गठबंधनों में जिस तरीके से बागी निकल कर आ रहे हैं उससे दोनों ही गठबंधनों के लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। इसी तरीके से नवाब मलिक की प्रत्याशिता ने भी महायुति के लिए बड़े चैलेंजेज एक तरीके से तैयार कर दिए हैं और बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि वो नवाब मलिक के चुनाव प्रचार में नहीं जाएगी। ऐसे में महायुति के लिए भी चैलेंजेज काफ़ी बड़े हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जिससे कि अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पंकज जी, आपसे सवाल नहीं हो पा रहे थे। पंकज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ मिल रही मुझे। पंकज जी, महाराष्ट्र की करीब 1 दर्जन सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस, ये दोनों के प्रत्याशी आमने सामने हैं
और उस पर संजय राउत जी का आज एक मॉर्निंग बयान भी पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। अभी सेज सजी नहीं है, अभी माहौल बना नहीं है, उसके पहले ही ये इस तरीके के बयान, इस तरीके के मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं महाविकास अघाड़ी में। इसी तरीके से महायुति का भी हाल है। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी क्या कर रही है आपको पता है। दोनों ही गठबंधनों की स्थितियां साफ हैं, दोनों ही गठबंधनों के दल तो मिल गए लेकिन दिल मिलते नहीं दिख रहे हैं, जैसा कि भानु जी कह रहे थे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भानु जी भी बिल्कुल सही कह रहे थे। और राजनीति में शुचिता की जहाँ तक बात की जाती है तो वो तो आज दूर की बात हो चुकी है। अब तो स्थितियाँ ये हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, और आप जाइए तो आपको कोई और लेने के लिए तैयार है। और ये राजनीति की आज की विषय वस्तु नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये राजनीति की मूलभूत विषय वस्तु है। और महाराष्ट्र में इन चीज़ों को समझने के लिए हमें और पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, हमें वहाँ से इस चीज़ को देखना पड़ेगा। जो शिवसेना का जो मूल शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे वाली, और जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्राकृतिक गठबंधन था, और उस गठबंधन के साथ मिलकर दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। सरकार बनने की स्थिति नहीं बन पाई आपसी गतिरोध के कारण, या अति महत्वाकांक्षा कहा जाए। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं तो होती ही हैं, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के कारण जो भी आपस में सहयोग नहीं बन पाया, विचारों का एकात्म नहीं हो पाया, तो उस पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक है। वहाँ से स्थितियाँ जो बनी और आगे चल के जो शिवसेना के दो भाग हुए, एकनाथ शिंदे जी जो भी कारण रहे उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः आए। उनको पुनः लगा कि हमें आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी मैं सुन रहा था एक वक्ता को, वो शायद तिवारी जी कह रहे थे, इंगित कर रहे थे अजीत दादा पवार जी के बारे में। तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार आए, उप मुख्यमंत्री बने, एक एपिसोड रहा जो मुझे लगता है कि आधा दिन लगभग चला होगा, और आधा दिन उप मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर पारिवारिक सामंजस्य फिर बैठा और वो वापस चले गए उस पार्टी में और पुनः आए। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति की इन सब उथल पुथल को, जो कि पिछले चुनाव के बाद एक व्यक्ति की अति महत्वाकांक्षा के कारण उत्पन्न हुई, उनको समझना बहुत आवश्यक है। और वहां से ही ये सारी चीजें तो राजनीति में होती ही हैं, प्राकृतिक हैं राजनीति के लिए। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र के संदर्भ में बहुत तेजी से ये सारी चीजें घटी कि कोई आज इधर है, वो कल उधर है। वही लोग जो विरोधी खेमे के साथी हुआ करते थे वो आज हमारे साथी हैं, और कल हो सकता है फिर वो विरोधी खेमे में हो। तो महाराष्ट्र की राजनीति को समझने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव के पृष्ठभूमि को समझना और उससे आगे लेकर जाना बहुत आवश्यक है मेरी राय में। जी जी, ठीक है भानु जी, जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी में उथल पुथल मची हुई है उसी तरीके से महायुति की भी हाल है। महायुति में भी हम लोगों ने देखा कि सीधे अजीत पवार से सीधी जंग के मूड में एकनाथ शिंदे जी दिख रहे हैं। और कल जो कुछ भी हुआ वो आप हमसे ज़्यादा जान रहे हैं कि कल 2 सीटों के लिए प्राइवेट जेट से एबी फॉर्म भेजा गया। ये दोनों सीटें एनसीपी को दी गई थी। दरअसल नवाब मलिक जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो शिंदे की शिवसेना को गठबंधन में दी गई थी। और मुझे तो आपसे यही पूछना है कि ऐसे में कैसे महायुति कामयाब हो पाएगी, ऐसे में कैसे महायुति सत्ता में वापसी करेगी जब अभी से इतना तनाव और संघर्ष है आपसी दलों में। जो नवाब मलिक का ये मामला आया है ये अनपेक्षित है। पहले जब उनके टिकट की बात चल रही थी तो बीजेपी ने विरोध किया था, उसके बाद उनको टिकट नहीं देने की लगभग एक खबर गूंज रही थी। लेकिन जिस तरह से उनको अंतिम क्षण में टिकट दिया गया, एबी फॉर्म दिया गया, इसमें कुछ तो रणनीति रही होगी इनकी अपनी अजीत पवार की
जो मेरे हिसाब से गठबंधन धर्म के खिलाफ जा रही है। जो कुछ उनकी बातें हुई होगी पहले क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अचानक जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उनको एबी फॉर्म देना और उसे नामांकन कराना, ये इस बात का सूचक है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। और चुनाव परिणाम जब आएंगे और अंक गणित का जब ढांचा बैठने का, उसमें अजित पवार की क्या भूमिका होगी और कितने महत्वपूर्ण रहेंगे महायुति के लिए, क्या होगा फिर देखा जाएगा उसमें। लेकिन ये जो मैटर हुआ है अजित पवार का और नवाब मलिक का, ये निश्चित रूप से असर डालेगा। जी ठीक है। अमित तिवारी जी, अमित जी, अमित तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही ना? अमित तिवारी जी, हाँ मेरे को मिल रही है। आप जी बिल्कुल। अमित तिवारी जी, अघाड़ी ने समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दी हैं जी। उनमें से एक सीट पर अबू आजमी लड़ रहे हैं, उसी सीट पर नवाब मलिक भी आ गए हैं। अबू आजमी का कहना यह है कि ये बीजेपी की चाल है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम नवाब मलिक के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई बीजेपी की चाल है? अबू आजमी को हराने के लिए नवाब मलिक को साइड से प्रत्याशिता दी गई है? अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इस बात से तय करेगा ना कि दाऊद की डी गैंग को समर्पित करने वाले लोग गठबंधन किसके साथ किए। जो दाऊद के सहयोगी कारोबारियों की लिस्ट गिनाते थे, आज वो किसके लिए प्रचार करेंगे? लेकिन इन सब से इतर हम लोग अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर कोई अपनी इस चीज में लगा हुआ है कि हम इस पार्टी को कैसे तोड़ लेंगे, हम इस दल को कैसे तोड़ लेंगे। कांग्रेस पार्टी खुले मन से हम सभी बैठ करके महाविकास आघाड़ी के साथियों ने इन बातों को रखा है। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि कहीं कहीं पर जब हम 2-3 दलों के साथ लड़ रहे होते हैं तो हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन हमने बैठ करके ज्यादातर प्रयास किया है कि इन सब चीजों को सॉल्व करें। हमारा उद्देश्य जो हम जनता के मध्य लेकर के गए थे, और इसी लोकसभा चुनाव में जनता ने हमारे गठबंधन को स्वीकारा भी है और भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। हम उसी मंतव्य और उद्देश्य को लेकर के फिर से जनता के बीच जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से लूट घसूट और सरकारी पैसे जो इस सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए एडवांस टेंडरिंग में ठेकेदारों को बांट दिए, वो पैसे चुनाव के दौरान आ जाए। 50-50, 60-60% रोडों के कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसे हैं, मैं तो रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो एडवांस शिंदे ने दे दिए। अरे भाई, सरकार बचाने की ये जुगत मची पड़ी है, तो इससे बाहर निकलना है। और जो 50 और 60% की कमीशन की सरकार है, जिसमें सब बंदर बांट करके खा रहे हैं, उसको सत्ता से बेदखल करना है और जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मराठी अस्मिता का जो प्रश्न है, जो मराठी रोजगार सृजित हो सकता था, जो मराठा गौरव था, उसको पुनः एक बार विकसित करने, उसे आगे लाने के लिए हमने तो नहीं देखा कि हम अगर 20-25 साल या इसके पहले के भी इतिहास को देखें, बहुत बार हम सत्ता में रहे, बहुत बार भारतीय जनता पार्टी और भी सत्ता में रहे, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य में शुचिता को तार-तार भारतीय जनता पार्टी ने किया, और वो चाहे जो भी हथकंडे हो। मैं तो अभी भाजपा के अपने साथी को देख रहा था कि उनसे जब कोई सवाल पूछो, कहते हैं आपके पास अगर वीर शिवाजी महाराज की प्रतिमा अगर टूट गई, खंडित हो गई, तो उनको शर्म, थोड़ी भी शर्म नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं जो माफी मांग ले, जबकि इनके सर्वोच्च आका माफी मांग चुके हैं और ये शर्म नहीं, माफी नहीं मांग सकते। ये कहते हैं कि एजेंसियों के पास जाओ। अरे साहब, एजेंसी आपकी है, विपक्ष के नेता के यहाँ कोई शिकायत झूठी भी कर दे, ना करे, तब भी ईडी दौड़ती हुई पहुंच जाती है। कोई चार्जशीट में हेमंत सोरेन का नाम ना भी हो, तब भी 6 महीना जेल में रख लेते हो। अरे भाई, शिंदे को काहे नहीं गिरफ्तार कराए? ये जांच क्या ईडी नहीं कर सकती थी? ये सीबीआई नहीं कर सकती थी? क्यों? क्योंकि वहां आपकी सरकार है, आपने मलाई वहां पर खाई है। अब आप विपक्ष पर थोप दोगे, तो ये चीज जनता जानती है कि आपने मलाई खाई। 24 करोड़ रुपए का टेंडरिंग और 24 लाख में कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और बनवा दिए। मैं अनिल जी बहुत छोटी से बात करूंगा अभी कि ये जब कभी कोई दुखड़ा रोएंगे तो नेहरू जी पर दुखड़ा खूब रोएंगे। मैं आपको बताऊं, नेहरू जी ने जब वीर शिवाजी की प्रतिमा बनवाई, वो आज भी वैसे ही चमचमाती हुई वो प्रतिभा, देश का गौरव बनी हुई है प्रतिमा। लेकिन साहब के कारनामे 6 महीना पहले रिमोट से उद्घाटन करके आए थे, 6 महीना में धराशायी हो गया और उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन प्रवक्ताओं को मत पूछो, उनको तो बस साहब की महिमा मंडन करना है। कम से कम अपने शीर्ष नेताओं को एक बार सुन भी लो कि वो इस मुद्दे पर माफी मांग चुके और ये मराठी अस्मिता और देश की अस्मिता को चोट पहुंचाने वाला था, तो उस पर भी अगर सफाई देने लगोगे तो बचेगा क्या फिर?
जी ठीक है। अनिल गोयल जी, लोकसभा में आपको पता ही है कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है। आप 23 से 9 में आ गए थे। महायुति भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। ऐसे में ये बात तो तय है कि इस विधानसभा चुनाव में भी आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि विधानसभा वाइज अगर देखें तो विधानसभा वाइज भी आप सिर्फ 127 में सिमट गए थे और महाविकास अघाड़ी 167 यानी कि 167 सीटों में जीती थी ये लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में। और वैसे भी आप 23 में 9 आ ही गए थे, आपको पता ही है। तो ऐसे में कैसे प्लानिंग करेंगे? महाविकास अघाड़ी आपसे अभी 6 महीना पहले ही चुनाव में आगे हुआ है। आलोक जी, पहली बात तो ये बड़ी स्पष्ट है कि लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। आपने देखा हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस कही थी हम जीते पड़े हैं, आज कांग्रेस वहां चारों खाने शिफ्ट हुई। तो मेरा कहने मतलब ये है कि निश्चित तौर पर चुनाव, जब जिस विधानसभा का चुनाव है, जिस स्टेट का चुनाव, वहां के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, वहां के हितों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहां की जनता ये देखेगी किसके हाथ में हमारे हित सुरक्षित हैं, उस हिसाब से चुनाव के। जब वहां की जनता ये देखेगी है कि जिस कांग्रेस ने बाला साहब ठाकरे की को शिवसेना को गाली दे करके दिन रात कोसा, बाला साहब ठाकरे ने, अरे सुन लो, आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। आपने उनकी पूरी पार्टी को छीन लिया, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उनकी पूरी पार्टी को तोड़ दिया, जो आपका नेशनल अलायंस था उसको तोड़ दिया, सिर्फ महत्वाकांक्षा के चक्कर में। पर तो मत ही बोलो, अमित जी, अनिल गोयल जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद फिर आपके पास आ जाऊंगा। अनिल गोयल जी की बात का जवाब आपसे ही ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिल जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। माननीय बाला साहब ठाकरे जी कांग्रेस को चिमटे से छूने की बात नहीं करते थे। सत्ता की लोलुपता इसको कहते हैं कि उन्होंने जो है गठबंधन तोड़ करके कांग्रेस से संबंध करा कि मुझको मुख्यमंत्री बनना है। जो जनता जो पिछली बार चुनाव में आए थे वो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन चुनाव जीत में आया था। दोनों के जो लोग वोट थे उन्होंने दोनों को मिलकर वोट दिए थे। आज महाराष्ट्र की जनता ऐसे दल बदलुओं को, ऐसे पलटी मारों को और ऐसे सत्ताए के लोलुपों को वो मजा चखाएगी कि इनको अपनी जमानतें जब्त होती दिखाई देंगी। आज ये जिस बात को पार्टी तोड़ने की बात कह रहे हैं, कोई किसी की पार्टी नहीं तोड़ता। उस पार्टी अगर वो कोई अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाते हो, तो अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाते हो, आप अपने लोगों की बात नहीं सुनोगे, आप अपने लोगों को गला घोटोगे, आप अपने लोगों को तिरस्कार करोगे, तो आपके साथ ये नहीं होना है। तो इसलिए आप अपने आप को घर ना संभाल पाओ, दूसरों पर आरोप लगाओ, इसका कोई बात नहीं है। और अभी अब जांच एजेंसी की बात करें, मैं जांच एजेंसी को जवाब और दे दूं सर, एक मिनट। 1975 में जब आपने इमरजेंसी लगाई थी तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जो आपके गठबंधन के अंदर हैं, जो आपके गठबंधन में साथी, उन सबको बिना बातों रात रात में जेल में आपने डाला था। लोकतंत्र की हत्या आपने करी थी और आप लोग लोकतंत्र के हत्यारे हो। और आज लोकतंत्र की बात किस मुंह से कर रहे हो, ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। संविधान के हत्यारे आप संविधान बचाने की बात किस मुंह से कर रहे हो, हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक, लोगों को आपस में लड़ाना। अनिल जी आपके पास आऊंगा। पंकज पांडे जी, मुझे लगता है पंकज पांडे जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भानु मिश्रा जी से। पंकज पांडे जी, आपको आवाज आ रही मेरी? ठीक है। भानु मिश्रा जी, चुनाव घोषित होने से ठीक कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी मदरसा टीचर्स का वेतन 3 गुना बढ़ा दिया जाना। अब इस चुनाव में क्या अल्पसंख्यक वर्ग महायुति के साथ जाएगा, महायुति को वोट करेगा? क्योंकि एक बड़ा फैसला था मदरसा टीचर्स का वेतन बढ़ाना। उसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक वर्ग क्या सोच रहा है और क्या अल्पसंख्यक वर्ग महायुति के साथ जुड़ेगा? आलोक जी, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं 10 साल में, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जो परिणाम आते हैं, चुनाव परिणाम आते हैं, जब उसमें उसका एक विश्लेषण होता है तो ये देखने में आया है कि अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है वो बीजेपी या उनके दोस्तों के साथ ना के बराबर जाता है, 1-2% जो भी होता होगा। मुझे नहीं लगता कि इस बार भी उसका कुछ विशेष लाभ मिलेगा महायुति को। ठीक है, उन्होंने जनहित में एक प्रचार के लिए एक मुद्दा ले लिया, अब बताने के लिए कि हमने मदरसों का भी ख्याल रखने के लिए वहाँ जो पढ़ाते हैं उनको उनका मानधन बढ़ा दिया है। लड़की बहन योजना भी शुरू कर दिया है महिलाओं के लिए। योजनाएं तो चूंकि हर सरकार
चुनाव जब नजदीक आता है तो तिजोरी खोलती है, वो एक प्रक्रिया बन गई है किसी भी राज्य में किसी भी सरकार हो। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या इसका कुछ पॉजिटिव असर मिलेगा महायुति को। वैसे अब तक के जो चुनाव हुए हैं उसमें ऐसा कुछ खास चमत्कार नहीं हुआ है कि अल्पसंख्यक समाज महायुति, बीजेपी या उनके दोस्तों को वोट करे जा करके। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में तो एक फिगर आया था, मैंने देखा था, उसमें 90% अल्पसंख्यक महायुति के खिलाफ गया था। ऐसे में अब चूंकि बड़ा फैसला है महाराष्ट्र सरकार का और महाराष्ट्र सरकार ने 3 गुना वेतन वृद्धि की है, तो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मदरसा टीचर्स के वेतन बढ़ाए जाने के बाद अल्पसंख्यक वर्ग बीजेपी के साथ जाएगा। पंकज पांडे जी से सवाल ले लेते हो। पंकज जी आपको मेरी आवाज आ रही? अच्छा, पंकज जी को आवाज नहीं आ रही, लेकिन अनिल गोयल जी से भी ये सवाल बनता है। अनिल जी, मदरसा टीचर्स का वेतन 3 गुना बढ़ा, अल्पसंख्यक वर्ग आपके साथ लोकसभा चुनाव से अगर कंपैरिजन करें तो आप तब भी नहीं था, और अभी भी सस्पेंस है। अभी भी जैसा कि भानु जी, चूंकि भानु जी वहाँ लोकल, वहाँ के बड़े पत्रकार हैं, उनके अकॉर्डिंग अभी भी बहुत तस्वीर साफ नहीं है। तो आखिर ये फैसले। हाँ आलोक जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैंने कही कि हमारी सरकारें जो है वो वोटों की राजनीति नहीं करती, देश की सेवा हो, महाराष्ट्र की सेवा हो, उसका काम करती है। राजनीतिक काम हमारे राजनीतिक संगठन करता है। अभी गेस्ट टीचरों की मदरसे टीचरों की जो सैलरी बढ़ाने की बात है, आप एक बात ये बताएं कि हमने ये भी कहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। हम मुस्लिम भाइयों के साथ जो हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आज के आधुनिक भारत से जोड़ना चाहते हैं। ये उनको कमजोर रखना चाहते हैं, गरीब रखना चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं। और हमने जो सैलरी बढ़ाई है, टीचरों की सैलरी बढ़ाई है, जिससे कि मुस्लिम समाज के बच्चे भी पढ़ लिख करके हमारे देश की विचार की धारा के साथ जुड़ सकें, राष्ट्र धारा के साथ जुड़ सके, और वो भी देश की तरक्की का हिस्सा बने। और जब हम सोचते हैं तो हमने जितने भी योजनाएं करी हैं, उन सब योजनाओं में मुसलमानों का सबसे अधिक लाभ मिला है। हम ये सोच कर नहीं करते कि ये योजना का लाभ मुसलमानों को नहीं देना, ये योजना का लाभ सिर्फ हिंदुओं को देना है। ये हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा कराने वाली बात है, हिंदू मुस्लिम को जो बांटने वाली बात है, मुस्लिम लोगों को वोट बैंक बना के रखने वाली बात है, ये सिर्फ कांग्रेस की पॉलिसी है कि मुसलमानों में डर पैदा करो, मुसलमानों में बीजेपी का डर पैदा करो, मुसलमानों में आरएसएस का डर पैदा करो, और मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर रखो। इनको गरीब रखो, पिछड़ा रखो, अनपढ़ रखो, और इनको अपनी सोचने का ताकत ही मत दो, और वो हमारे सिर्फ वोट बैंक बने रहे, और हम उस वोट बैंक से अपनी राजनीति करते रहे। आज ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया है कि आप हमें वोट दो या ना दो, वो तुम्हारा अपना अधिकार है, लेकिन आप भारत के वासी हैं, भारत के नागरिक हैं, आपकी हर चीज की चिंता करेंगे हम, और हम आपके विकास में आपको आगे लेके जाएंगे। आज नहीं तो कल मुसलमान भाई इस बात को समझेंगे कि किसके साथ रह करके हमारा विकास हो रहा है। और हम हर हिंदुस्तान में रहने वाले, जो भारत को प्यार करते हैं, जो राष्ट्र को प्यार करते हैं, उनको हम प्यार करते हैं। लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो माफिया वाले लोग हैं, जो देश को खत्म करना चाहते हैं, जो देश में आग लगाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी समाज के हों। और हमको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश के अंदर आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, देश में माफियावाद की कोई जगह नहीं है। ठीक है नवाब मलिक, आपके ही गठबंधन से, इसी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है पंकज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज। पंकज जी आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हरियाणा में जो जीत की ऑक्सीजन बीजेपी को मिली, क्या उससे ये माना जाए कि महाराष्ट्र में भी कुछ अप्रत्याशित करेगी बीजेपी? बिल्कुल, हरियाणा चुनाव के पहले तक महाराष्ट्र का जो परिदृश्य था वो बिल्कुल अलग दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे जी हैं, अजीत पवार जी हैं, ये काफ़ी पीछे जा रहा था, काफ़ी पीछे जाता हुआ दिख रहा था। और इंडी गठबंधन को निश्चित रूप से एज दिखाई पड़ रही थी। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद से जो एक अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक भारी विजय वहां पर प्राप्त की, और जिसकी किसी को कोई अपेक्षा नहीं थी। सारे राजनीतिक विश्लेषक, आप लोग और जितनी भी एजेंसीज थी, सारे चुनावी जो पंडित थे,
सबका यही अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हरियाणा में पिछड़ रही है और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार वहां पर बनने जा रही है। लेकिन जो करिश्मा वहां पर हुआ हरियाणा में, उसने एक चीज तो निश्चित रूप से ये बदल दिया कि लोकसभा चुनाव की जो छाया थी वो भारतीय लोकतंत्र से अब छट रही है, उससे आगे चीजें बढ़ रही हैं। और जो लोकसभा चुनाव को समझना बहुत जरूरी है, सभी लोग समझ ही रहे हैं कि उसमें किस तरह से कांग्रेस गठबंधन ने एक सिनेरियो क्रिएट किया, कुछ चीजें चलाई, जिसमें सबसे बड़ी चीज थी संविधान बदल देने वाली बात। और उसको हवा भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ बड़बोले नेताओं ने दिया, बढ़ चढ़ के और ऊर्जा से भरकर उन्होंने आगे बढ़कर ऐसी बातें कर दी, तो उससे खाद पानी मिल गया विपक्षी गठबंधन को। मुझे लगता है एक बड़ा कारण था कि आरक्षण के संबंध में जो एक चीजें चलाई गई कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा। 400 पार का जो नारा था, जो मोदी जी ने सकारात्मकता के संदर्भ में दिया, सकारात्मक होते हुए दिया कि 400 पार हम रहेंगे तो और ज्यादा मजबूत रहेंगे, मजबूत सरकार रहेगी, तो वो इससे कनेक्ट हो गया कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के बड़बोलेपन के कारण। और उस कनेक्टिविटी का बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उठाना पड़ा, अन्य प्रांतों पर भी असर पड़ा। महाराष्ट्र की परिस्थितियां कुछ उससे अलग नहीं थी और संविधान बदलने का और आरक्षण समाप्त करने का एक मुद्दा वहां भी चला। लेकिन हरियाणा का जो चुनाव हुआ उससे परिदृश्य बदल गया है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में अब उस स्थिति में उतनी पिछड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी मामला निश्चित रूप से नेक टू नेक ही लग रहा है। और अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि नवाब मलिक को टिकट मिलना, और इधर से आए उधर टिकट पाए, उधर से गए उधर टिकट पाए, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी वो परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन मामला अभी नेक टू नेक है, अभी 19-20 ही चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है, ठीक है। फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है, इसलिए पंकज पांडे जी और अनिल गोयल जी, अमित तिवारी जी और भानु जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। इतनी ज़्यादा मजबूत पार्टियों के गठबंधन का ये प्रयोग महाराष्ट्र पहली बार देख रहा है। नामांकन के आखिरी वक्त तक छिड़े इस घमासान के बाद सभी पार्टियों ने चुनाव की अगली रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। घोषणा पत्र से लेकर स्टार प्रचारकों की भीड़ महाराष्ट्र के गली, कस्बों और शहरों में चुनावी माहौल बनाने के लिए तैयार हो रही है। लिहाजा अब दिवाली बाद चुनाव का असली रंग जमेगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।